ये वाला ही, इनमें से कोई एक क्वेश्चन उठा लेते जो हमने डिस्कस करा था, ये वाला उठा लेते, जैसे ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन तो हमारे मॉड्यूल में लेवल 1 में गिवन है, पर इसमें क्या चेंजेस करके क्वेश्चन जेई वाले पूछ सकते हैं, अब वो जरा हम देखते हैं, ठीक है। मॉड ऑफ z माइनस 4 प्लस 3 आयोटा लेस देन और इक्वल टू 2, ठीक है। अगर अपन इस क्वेश्चन को फील करें थोड़ा सा, तो हमने देखा था और हमने इसके ये गिवन था क्वेश्चन में, और तुमसे पूछा था देन फाइंड मॉड z की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। मॉड z की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, यही क्वेश्चन था ना, यस और नो? यस सर। ठीक है। तो अगर अपन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने कंपेयर करा था, तो हमने इसमें से माइनस बाहर निकाला था और 4 माइनस 3 आयोटा लिखा था लेस देन और इक्वल टू 2। मतलब 4 कॉमा माइनस 3 मेरा सेंटर होगा, 4 कॉमा माइनस 3, और एक सर्कल बनेगा, वो सर्कल का रेडियस है 2, इसीलिए ये थोड़ा ऊपर रहा, इधर से भी बाहर रहा, और ये मेरा 5 था। अब यहां पे मैं तुमसे दो चीजें पूछता हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले मॉड z की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, तो मैंने तुम्हें बताया था लाइन जॉइनिंग द सेंटर। मॉड z का मतलब होता है z का ओरिजिन से मैक्सिमम ऑब्लिक मिनिमम डिस्टेंस, यही था ना? जवाब दो। यस सर। हाँ सर। ठीक है, तो ये मेरी लाइन हो गई, ठीक है, ये मैंने खींच दिया। अब इसके बाद ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, तो ये हमारा मिनिमम था, जिसको अपन बोलते थे अगर ये पॉइंट मेरा P है, ये पॉइंट मेरा C है, और ये मेरा R है, तो CP माइनस R क्या था? मॉड z की मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू। ये सब हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया है, कुछ भी नया नहीं चल रहा है। जिसने क्लास अटेंड करी थी मेंटली, उसको सब समझ में आ रहा होगा और रिवाइज किया होगा। दो कंडीशन है, सीपी प्लस आर मैक्सिमम थी। अब मैं तुमसे पूछता हूं कि ये पॉइंट कितना है, कौन सा पॉइंट? ये वाला पॉइंट क्या होगा और ये वाला पॉइंट क्या होगा? मतलब वो कौन सा पॉइंट है, z कहां पे पाया जाएगा जब उसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना होगा, मिनिमम होगा। वो z की लोकेशन बतानी है तुम्हें। तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो? तो हाँ जी, निकाल सकते हैं। Yes, कैसे? बहुत इजी है, दो तरीके हैं। एक तो अगर तुम थोड़ी सी यहाँ पे, तो ज्योमेट्री से बहुत इजीली हो रहा है। अगर मैं ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो ये 90 डिग्री बनता है। अब तुम देखोगे ये डिस्टेंस कितना आया था, सीपी माइनस आर करके, 5 में से 2 गए, 3 था ये, ठीक है। इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं A और इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं B। क्वेश्चन ये है कि हाउ टू फाइंड इट्स कोऑर्डिनेट्स, हाउ टू फाइंड इट्स कोऑर्डिनेट्स। बहुत इजी है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए तुम्हें x और y दो चीजें चाहिएगी। तो मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, ठीक है। तो CP की लेंथ कितनी है टोटल? CP 5 था, 5। ठीक है। Yes. ये मेरा 5 था, और ये भी तुम्हें पता है, इसको बोल देता हूं मैं D, इसको बोल देता हूं E। तो E की लेंथ भी गिवन है ना, CE कितना है? CE 3, डिस्टेंस वाइज इतना ही तो मैं आगे गया था सेंटर की निकालने के लिए। सर अब और BPT से हो जाएगा। बिल्कुल, PE कितना है? P कितना है? P मेरा 4 है, 4 है। इतना 4 सारा आ गया। तो बहुत सारे तरीके, या तुम देख सकते हो सिमिलर ट्रायंगल बन रहे हैं। ये थीटा अगर मैं ले लूं तो तुम दो तरीके कर सकते हो। अब यहाँ पे सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं, तो मेरे पास साइन कॉस टेन बहुत सारे फॉर्मूले हैं अपने पास। सबसे पहले क्या तुम टेन थीटा निकाल सकते हो? तो थीटा निकल जाएगा उससे। और मुझे बताओ, ये मुझे पता है कितना है, ये ए पॉइंट है, ठीक है, ये ए पॉइंट है। तो एपी की भी लेंथ मुझे पता है, वो कितना है? 3 है। तो अगर मुझे एंगल मिल जाए तो मैं बाकी सब चीजें भी फिर निकाल सकता हूं ना? जवाब दो। हाँ सर। ठीक है, तो बहुत इजी हो गया। मतलब ये जो मैंने अभी तरीका तुम्हें बताया, ये तरीका हो गया अपना नॉर्मल ज्योमेट्री, जो बेसिक ज्योमेट्री होता था, डिस्टेंस, ट्राइंगल मेथड, राइट एंगल ट्राइंगल एंड ऑल। बहुत इजी निकल रहा है। क्या डाउट आ गया बेटा, बोलो।
तो डाउट नहीं, सिर्फ पूछना था कि वो हमें उसके बीच वाले के कोऑर्डिनेट चाहिए तो हम डायरेक्ट सेक्शन फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। बिल्कुल लगा सकते हैं। परफेक्ट। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? सर अतिक। अतिक। परफेक्ट, वेरी गुड। वही मैं पॉइंट बताने वाला हूं आगे जाके। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये जनरली बच्चों को पहले स्ट्राइक करता है, क्योंकि ये टाइप की कैलकुलेशन तुमने 9th 10th में भी करी हुई है। क्योंकि ये कितना है, ये मेरा 3 है, ये मुझे पता है, ये डिस्टेंस में मुझे पता है 4 है, तो tan थीटा किसके बराबर आ गया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4। और शायद थीटा को 37 डिग्री बोलते हैं, तुमने फिजिक्स में करा भी है, या 3/4 भी याद रख Yes. लोगे तो भी काफी है। इससे तुम साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल सकते हो ना फिर, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा तो अपन वो मतलब एंगल तो एक्यूट ही है, वो निकल जाएगा। उसके बाद तुम ट्रायंगल पीडीए ले सकते हो ना फिर, ट्रायंगल पीडीए, और उसके अंदर साइन कॉस लगा देना, ये पीडी भी निकल जाएगा और डीए भी निकल जाएगा। किसी को कोई भी डाउट ये कैलकुलेशंस में? बहुत इजी हो गया सर हम बीपीटी बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, वो भी सब तरीके हैं। अब एक स्टैंडर्ड तरीका तुम्हें बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, क्योंकि अभी तो ये ओरिजिन था। अगर मॉड जेड के बजाय किसी और पॉइंट से मिनिमम मैक्सिमम पूछा जाता फिर सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज चली गई। आवाज आ रही है? हाँ सर अब आ गई। आपकी नहीं दिखी। आवाज आ गई? हाँ सर अब आई। ठीक है, चलो। तो मैं कौन सा पॉइंट बता रहा था? हाँ, ये तो अपना इन थ्योरी से तो निकल जाएगा, मैं स्टैंडर्ड तरीका बता रहा हूं, ध्यान से सुन। ये मेरा सर्कल होगा, ये मेरा कोई भी एक एक्सटर्नल पॉइंट होगा, मान लो x1 y1, और लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर हमें मिनिमम मैक्सिमा मिलता है, ये हमें पता है। इस पॉइंट को मैंने बोल दिया पॉइंट P, ये मेरा सेंटर हो गया, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। तो मुझे मान लो A निकालना है और मुझे मान लो B निकालना है। तुम्हारे पास क्या क्या नोन क्वांटिटी है? बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तुम्हारे पास रेडियस गिवन है, रेडियस बोले तो AC इक्वल टू CB इज इक्वल टू R। सर्कल गिवन होगा तो रेडियस गिवन ही है। क्या तुम्हारे पास PC भी गिवन है? ये PC बोलो या CP? CP गिवन है अपने पास। डिस्टेंस फॉर्मूला से अपन को ये भी गिवन है। तीसरा पॉइंट, क्या AP गिवन है अपन को? बिल्कुल, AP भी गिवन है यस अपन सर, को। सीपी माइनस। क्या हाँ CP माइनस R, वो अपन निकाले ही है ना, वो तो अपन ने। और अपने पास PB भी गिवन है, जिसको अपन बोलते हैं CP प्लस R। ये सब अपन को गिवन है, इनकी मदद से अपन को A और B निकालना है। तो बहुत इजी है। अब तुम्हें ये पॉइंट पता है, सेंटर को बोल देते हैं H, के C के कोऑर्डिनेट्स वी नो, गिवन है, ये सेंटर है क्योंकि ये। तो ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, मुझे AC पता है, मुझे AP पता है। तो क्या सेक्शन फॉर्मूला से निकाला जा सकता है इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला? क्या तुमने Yes, कोई sir. प्रॉपर्टी, कोई फॉर्मूला पढ़ा है? 10th में था। yes sir, tenth में बिल्कुल। mx2 plus nx1 फॉर्मूला upon क्या x होता था? mx2 mx2 plus plus nx1 nx1 अपॉन में m प्लस m plus n my2। ये comma स्किप तो नहीं हुआ था तुम्हारे स्कूल एग्जाम में? ये तो सबने नहीं, पढ़ा था। नहीं सर, पढ़ा पढ़ा। तो ये अपना पॉइंट A निकल गया इस लॉजिक से। अब मुझे देखना है कि B कितना होगा। तो B वाला पॉइंट अगर तुम देखोगे तो ये इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला होता है। क्या होता है ये? inter ऐसा ही एक और फॉर्मूला होता है एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला। क्या उसमें होता है बीच में बोलो? माइनस लग जाता है प्लस की जगह। अगर एक्सटर्नली होता है तो उसमें फर्क क्या आ जाता है? सिर्फ ये यहाँ पे माइनस आ जाता है, नीचे भी माइनस आ जाता है। और अगर ये तुम्हें पता है तो कोऑर्डिनेट्स निकालना और आसान हो गए हमारे दूसरे पॉइंट B के लिए। अब वो कैसे निकलेगा जरा देखते हैं। देखो इधर ध्यान से देखना। हाँ, इसको M1 N1 बोल देता हूं, ये मेरा M2 N2 हो गया है, वो दूसरा रेशियो होगा ना, इसलिए ध्यान से सुनना। कैसे निकालेंगे? तो मुझे बताओ, क्या PB की लेंथ मुझे पता है? बिल्कुल पता है, PB CP प्लस R। पता है कि नहीं पता है? बिल्कुल पता है, ये मुझे पता है। और एक और पॉइंट मुझे कौन सा पता है? मुझे ये वाला भी पता है, ये P पॉइंट मुझे पता है, B पॉइंट मुझे निकालना और C पॉइंट मुझे पता है। मुझे एक डेटा और गिवन, और वो कौन सा है? CP।
सीपी गिवन है ना, ये गिवन है यस सर। और ये गिवन है, 3 पॉइंट्स मुझे गिवन है। मैं फिर से एक फिगर बनाता हूं तो मैं और अच्छे से क्लियर होगा। ये एक लाइन है, ये पॉइंट है मेरा P, ये पॉइंट है मेरा C और ये पॉइंट है मेरा B। ये पॉइंट मेरा H, K है, ये पॉइंट मेरा x1 y1 है और ये तो मुझे निकालना है टू फाइंड, जिसको अपन बोल सकते हैं जो भी कोऑर्डिनेट जो आएंगे वो निकालना है। अब मेरे पास ये लेंथ गिवन है और ये लेंथ गिवन है, तो अगर मैं इसको m2 बोलता हूं तो ये मेरा क्या होगा, बोलो क्या होगा, n2 होगा। ठीक है, तो अब क्या ये फॉर्मूला लगा सकते हो यहाँ पे, बहुत इजी है। देखो कैसे फॉर्मूला निकलेगा b का, ध्यान से देखना। हाँ, m2 जब ले रहे हो, या m/n ही रखते हैं, चलो इसको समझने के लिए अभी m/n, ये डिस्टेंस तुम्हें पता है, रेशियो ये एक्सटर्नल हो गया। क्यों एक्सटर्नल क्यों हो गया, क्या दो पॉइंट के बीच वाला पॉइंट निकालना है क्या, नहीं, उसको बोलते हैं इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब बाहर। तो कैसे करोगे, देखो ध्यान से देखना आप। हाँ, मुझे ये पॉइंट निकालना है तो अपन कैसे लिखेंगे, या ये पॉइंट भी पता है तो ये भी पता है ना मुझे, ये वाला ले लो तो और आसान हो जाएगा। ये पता है कि नहीं पता है अपन को, क्या BC की लेंथ पता है मुझे, क्या BC पता है मुझे, हाँ जी आ रही है, ये तो यही तो मेरा R है, और ये अपन को पता है CP + R है, तो ये दोनों भी पता है। तो अब देखो B कैसे निकालता हूं मैं, ध्यान से सुनना सब, ठीक है। मुझे ये कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो जब मैं M लिखूंगा, ठीक है, जब मैं M लिखूंगा तो कौन सा होता है, M1 के बाद x2 आता है, तो दूसरा वाला बगल वाला पॉइंट x1 आ जाएगा। जब मैं N लिखूंगा तो अब कौन सा पॉइंट आएगा, H पॉइंट आएगा, और बीच में साइन क्या आएगी, माइनस की आएगी, अपॉन में M-n। ठीक है, ये अपना फॉर्मूला बन गया। समझ में आया कि नहीं, कैसे बनाया मैंने, कैसे लिखा मैंने। ठीक है, ये वाला M ले रहा हूं तो ये मेरा उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और जब ये ले रहा हूं तो ये पॉइंट आएगा। क्या ये तरीका समझ आता है, वरना एक और भी तरीका है, एक और भी तरीका। ऐसे दूसरा वाला क्या हो जाएगा, My1 - nk अपॉन में M-n। ये मेरा x कोऑर्डिनेट है, ये मेरा y कोऑर्डिनेट आ जाएगा P का। दूसरा तरीका क्या है, वो भी इजी है, P C B, ये मेरा अननोन है, ये मेरा H, K है, ये मेरा x1 y1 है। क्या PC की लेंथ बता सकते हो, क्या PC की लेंथ बता सकते हो, हाँ जी निकाल सकते हैं। क्या CB निकाल सकते हो, हाँ जी निकाल सकते हो। तो इस पॉइंट के रेफरेंस में लिख लो, H किसके बराबर होगा, बोलो, mx2 nx1 अपॉन में m+n। K कितना होगा, बोलो, my2 ny1 अपॉन m+n। तो क्या इन दोनों फॉर्मूले से, यहां बस थोड़ी सी कैलकुलेशन रहती है। नाउ टू फाइंड व्हाट, x2 और y2, सॉल्व करके दोनों इक्वेशन से x2 y2 निकाल सकते हो ना। सर यस तो अगर किसी को एक्सटर्नल फॉर्मूला नहीं आता या तकलीफ होती है तो डरो मत, तुम ये अब तरीका अपना लेना। मतलब अगर तुमसे पॉइंट पूछेंगे तो तुम किसके थ्रू निकालोगे, बोलो सेक्शन, बोलो सेक्शन फॉर्मूला के थ्रू। ये हो गया, तो वो वाला पॉइंट भी मिल जाएगा, मिनिमम वाला भी, मैक्सिमम वाला भी। मतलब तुम्हें सर्कल हटा देना है, तुम्हारे पास डिस्टेंसेस सब आ गए, अब सर्कल का कोई काम नहीं। अब तुम्हारा पॉइंट, तुमने जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10th क्लास में पढ़ी थी वो लगा लेना, और उसमें एक फॉर्मूला पढ़ा था सेक्शन फॉर्मूला, वही मैंने यहाँ पे भी लगाया है। ठीक है, एक्सटर्नल नहीं समझ में आता है कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें ये निकालना था ना B, तो C के रिस्पेक्ट में लिख लो और फिर B निकाल लो। इसको सॉल्व करके x2 निकलेगा, इसको सॉल्व करके y2 निकलेगा। तो ये तरीका आप समझ में आ गया, इंटरनल के थ्रू कैसे निकाला। हाँ बोलो क्या डाउट है। सर हम AC और B के बीच में निकाल सकते थे ना, A निकल गया है तो फिर उससे डायरेक्ट रेशियो 1 आता है, इसीलिए। जैसा भी जो भी कर लो तुम्हारे ऊपर है। मैंने ये तुम्हें एक जनरल पॉइंट बताया कि जब भी ऐसे निकालना पड़े तो कैसे निकालते, कितना भी रेशियो कितना भी डिस्टेंस दे दें। तो ये समझ में आ गया सबको, पॉइंट कैसे निकालते हैं, मिनिमम वाला पॉइंट, मैक्सिमम वाला, जेड वाला पॉइंट, सेक्शन फॉर्मूला। यस सर। ये वाला किस में यूज हो रहा है, अपना मैक्सिमा वाले निकालने के लिए, पॉइंट के लिए। और ये वाला किस में यूज हुआ, अपना मिनिमम पॉइंट निकालने के लिए, डायरेक्ट वाला। तो डायरेक्ट ही फॉर्मूला हो जाएगा। ये C था, ये A था, ये P था। A मुझे निकालना है, अब वो तुम लिख लेना यार, वो मैंने x1 h2 वो फॉर्मूला लिखा हुआ है, बस तुम लगा लेना ये।
ये दो पता है तो तीसरा निकल सकता है, क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ मुझे पता है, तो m/n में लगा दूंगा ऐसा। ठीक है, ये हो गया। अब एक और भी क्वेश्चन बनता है, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन में ही बन जाता है, या मैं नॉर्मल तुम्हें एक और क्वेश्चन देता हूं। चलो फाइन, नया क्वेश्चन लेते हैं अब अपन। फाइन मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z। क्या पूछा मैंने, बताओ। फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z इफ mod of z -4 -5 iota लेस देन और इक्वल टू, या इक्वल टू भी ले सकता हूं, दोनों है ऑप्शन अपने पास, लेस देन और इक्वल टू ले लेते हैं, इस इक्वल टू 2। ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्या हम आर्ग्यूमेंट की मैक्सिमम मिनिमम, क्या अगर इधर इक्वालिटी नहीं होती तो हम कैसे करते? वो सर्कल की बाउंड्री पे ही होगा z सिर्फ। अभी भी तो वही ले रहे थे ना अपन, लेस में भी वही पॉइंट ही आ रहा था। अगर z अंदर भी कहीं मौजूद हो तब भी एक्सट्रीम वाले तो वही पॉइंट्स आएंगे ना अपने। ठीक है, समझ आया। डिस्क हो जाता है और उसमें सर्कल की बस बाउंड्री रहती है, तो z अंदर नहीं मिलेगा, फिर हमें सिर्फ बाउंड्री पे। नहीं सर, अगर इक्वालिटी नहीं होती तो? इक्वालिटी नहीं होती तो बाउंड्री पे नहीं मिलेगा, तो फिर उसमें अपन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, मैक्सिमम मिनिमम पूछेंगे ही नहीं फिर। पर ये बोल सकते हैं कि इसके अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होगी CP - R CP + R, क्योंकि जस्ट ये वाला पॉइंट ले लेंगे। नहीं, वैसा नहीं पूछते क्वेश्चन, वैसा नहीं पूछेंगे, वो इक्वालिटी देख के ही पूछेंगे। ओके, चलो अब ये वाला क्वेश्चन है, क्या ये कर सकते हो? तो जरा इस क्वेश्चन को भी फील करते हैं। अगर अपन देखें तो यहाँ पे सेंटर कितना है, कंपेयर करो पहले तो। माइनस जब बाहर निकालते हैं तो 4 + 5 आयोटा आता है, लेस देन और इक्वल टू 2। तो सेंटर कितना हो गया, बोलो सेंटर कितना हो गया? 4,5। एक सर्कल बनाओ अब, ये हो गया मेरा सर्कल। यहां तक कोई डाउट? नहीं सर। ठीक है, सेंटर वो रेडियस कितना है, 2 का है, तो वो 4 ज्यादा और 5, ये तो तुम लॉजिकली समझ सकते हो, बहुत इजी सा पॉइंट था ये तो। इसके बाद सुनना अब, ठीक है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z की मिनिमम मैक्सिमम का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय आर्ग्यूमेंट ऑफ z? व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म? एंगल z का ओरिजिन से एंगल, इन जनरल यही होता था ना, प्रिंसिपल भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, z का ओरिजिन से एंगल यही होता था ना, बिल्कुल। ये एंगल, अब हाँ मैं वही पॉइंट ही बता रहा हूँ। ठीक है, अब सुनना ध्यान से सब, पॉइंट तो अंदर भी कहीं हो सकता है, पर लॉजिकली मुझे बताओ, ये z मेरा इसके ऊपर चक्कर पे घूम रहा है या अंदर कहीं घूम रहा है, तो ये एंगल मिनिमम कब होगा? वो z का ओरिजिन से एंगल कब मिनिमम होगा? कब मिनिमम होगा? अलग अलग जगह पे अलग अलग बन रहा है, तो अब जब तुम यहाँ देख पर होगा सकते और जब टेंजेंट पर होगा ऊपर की साइड। बिल्कुल। जब ये वाली मेरी ये वाला z अगर मैं लेता हूं, ये वाला पोजीशन वाला z, तो ये एंगल मिनिमम सबसे यही पॉसिबल है ना, मिनिमम θ1 बोल देता हूं। और मैक्सिमम कब होगा? ये बीच वाले में तो z बढ़ रहा है, पर मैक्सिमम z कब होगा? जब ये आए। लास्ट वाला टेंशन। बोलो, ये सबको समझ आता है? टफ नहीं है, लॉजिकली सोचोगे तो सब समझ में आ जाएगा ज्योमेट्रिकल। ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है, θ1 और θ2। क्या ये θ1 θ2 निकाले जा सकते हैं? हाँ जी, निकाले जा सकते हैं, क्योंकि वही तो मेरा आर्ग्यूमेंट होता है, वो थीटा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो θ = α ही होता है, कोई टेंशन ही नहीं है। अब कैसे निकालोगे वो जरा ध्यान से सुनो। तुम्हें पता होगा ये टेंजेंट होती है, और टेंजेंट से परपेंडिकुलर लाइन होती है नॉर्मल, और नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास होता है सर्कल में। तुमने पढ़ा है ऐसी कोई प्रॉपर्टी? हाँ, सेंटर से पास होता है, में ही थी। अब मैंने इसको भी ज्वाइन कर दिया ओरिजिन से, ये ज्वाइन कर दिया, ठीक है, और इसको भी यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। क्या इतनी सब ज्योमेट्री समझ में आती है? इजी है, टफ नहीं है, ध्यान से देखोगे तो बहुत इजी है। इस पॉइंट को मैंने बोल देता हूं P, नहीं O ही ले लेते ना, O ओरिजिन है ना ये, इस पॉइंट को P ले लेते क्योंकि P के कोऑर्डिनेट निकालने। सिमिलरली दूसरे ट्रायंगल में उधर बन जाएगा, उसको बाद में देख लेंगे। ठीक है, ये पॉइंट मेरा O है, ये पॉइंट मेरा P है, ये पॉइंट है मेरा C, और ये पॉइंट है मेरा D, और इसको बोल देता हूं Q। P पॉइंट वाले पे एट P वी गेट मिनिमम आर्ग्यूमेंट ऑफ Z।
छोटी सी ज्योमेट्री है जो शायद तुमने 9-10 में देखी होगी, और Q पे मुझे मिलेगा मैक्सिमम आर्ग्यूमेंट, मैक्सिमम एंगल मिलेगा, मुझे थीटा निकालना है। टेन थीटा नहीं होता है, थीटा होता है हमारा आर्ग्यूमेंट। ओके चलो, तो अब कैसे निकालोगे थीटा 1 और थीटा 2 कैसे निकालोगे? तो थीटा 1 निकालने के बहुत आसान तरीके हैं, ध्यान से देखो। ठीक है, हाँ देखो बहुत सारे तरीके। ये कितना रेडियस कितना है? 2 है, ये 2 है मेरा। ठीक है, और क्या लगता है बताओ, कोई और प्रॉपर्टीज कोई है? सी कोई निकाल तरीका? और ये -2 हो सर आपने जो जाएगा। ट्रायंगल बनाया देखो, सबसे पहले बिल्कुल इसको अपन थीटा बोलते, थीटा थीटा बोलते इसको, ये वाले एंगल को थीटा, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो ये भी थीटा ही होगा ना, ये पता है कि नहीं? एक्सटर्नल सर, पॉइंट से जब अपन property। टेंजेंट हाँ, खींचते हैं सर। ये बराबर हाँ। होती है लेंथ, और ये एंगल भी हाँ, बराबर, that's ये 90 डिग्री ये बराबर होता है, ये अपन देख लेंगे सर्कल में अगर तुम्हें नहीं याद है तो, ये दोनों थीटा ही होते हैं। याद है तो सर। हमें निकालना है थीटा 1, पर थीटा 1 के बजाय अपन ये वैल्यू बहुत इजीली निकाल सकते हैं, tan ऑफ थीटा प्लस थीटा 1, पता है ये पूरा एंगल कैसे? हाँ सर, √40 CDO, 5/4 ट्राइंगल CDO में देखो, ये परपेंडिकुलर, CD पता है कितना है CD? y कोऑर्डिनेट सेंटर का 5, 5 5 है और बेस कितना है? OD कितना है? OD 4, 4 ये हो गया। तो tan ऑफ थीटा प्लस थीटा 1 आ गया। ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये तुम्हें मिलेगा अपकमिंग टर्म एग्जाम वगैरह में, यूनिट टेस्ट में नहीं, टर्म एग्जाम वगैरह में मिलेगा, तो बनना चाहिए सबसे, मेंस या एडवांस किसी में भी। दूसरा, हम यहाँ पे tan थीटा भी निकाल सकते हैं, जो बीच वाला एंगल है, पता है कौन सा ट्राइंगल लेंगे? ट्राइंगल CPO। COP ट्राइंगल CPO देखो, परपेंडिकुलर मेरा रेडियस है, और बेस कितना है? सर बेस तो निकल ही नहीं रहा है। ओ, बेस निकाल सकते हो क्या? नहीं चलो वो नहीं निकल सकता, पर अपने पास OC की लेंथ तो है ना, OC वही बोल रहा हाँ, वो तो √40 है। 5/4 थोड़ी सी ज्योमेट्री है, अगर 9-10 में तुमने चैप्टर पढ़ा होगा ज्योमेट्री, तो ये तुम्हें बहुत इजी लग रहा होगा अभी। तो फिर 5 हाँ। 41 OC की लेंथ मुझे पता है, चलो OC मुझे पता है, मेरे पास OP नहीं है, कोई बात नहीं, पर मेरे पास CP भी तो है, CP मेरा 2 है, तो एक पाइथागोरस तुमने पढ़ा होगा, 90 डिग्री है वो। हाँ। OC का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस CP का स्क्वायर। तो व्हाट इज OC का स्क्वायर? 41। OP का स्क्वायर नहीं पता, CP का स्क्वायर 4 है, तो व्हाट विल बी OP का स्क्वायर? √37 नेगेटिव तो होगा नहीं, प्लस माइनस आता है, पर डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, ये निकल गया। तो ट्राइंगल CPO में परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना हो गया? बेस अपना आ गया, कितना आया? √37, ये आ गया। बोलो यहां तक कोई डाउट? किसी को भी कोई डाउट? सर बट ये आ गया। थीटा कैसे निकलेगा इससे? बेटा हमको निकालने की 10th जरूरत भी नहीं है, निकालने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अभी तुम 10th में हो कि 11वीं में हो बेटा? कौन सी क्लास में हो? 11वीं में। 11वीं में। क्योंकि अगर तुम 11वीं में हो तो तुम्हें एक फॉर्मूला पता है tan a + b का। हाँ हाँ निकल गया अभी, हाँ समझ। तभी तो बोला तुम 10th में हो कि 11वीं में हो, पहले कंफर्म कर लो। ये आ गया। तो अब tan थीटा की वैल्यू 2/√30, ये एक रैंडम क्वेश्चन बनाया था, ठीक है, रैंडम, इसलिए कैलकुलेशन थोड़ी अजीब दिख रही है, बट एग्जाम में अच्छी कैलकुलेशन वाला आ जाएगा। 1 माइनस tan थीटा कितना है? 2/√37 इंटू tan थीटा इज इक्वल टू 5/4। tan थीटा 1 को थोड़ी देर के लिए t मान लेना, तो यहाँ से tan थीटा 1 निकल जाएगा ना? हाँ सर, अब तो आराम से। और अगर वो क्रॉस नॉन एंगल नहीं है तो मल्टीप्लाई टेंशन मत लो, इसको tan इनवर्स करके लिख लेना, बस यही मेरा आंसर है, ये मेरा मिनिमम है, और यही ऑप्शन में भी मिलेगा अगर ये सेम क्वेश्चन आता है तो। समझ आया सबको? था कि नहीं जबरदस्त क्वेश्चन? बिल्कुल जबरदस्त है। आएगा कि नहीं हाँ, आएगा? सर, अरे जबरदस्त। 100% आएगा, आएगा। 100% एक्सपेक्टेड वैरायटी है मेंस की। तुम लिख सकते हो मेंस एक्सपेक्टेड 2023 सर आएगा एडवांस में। मेंस में। एडवांस में ऐसे भी नहीं आता, एडवांस में तो और जबरदस्त थ्योरी वो आते हैं, वो ज्योमेट्री के अपन करेंगे पार्ट 2 में। ये तो बहुत बेसिक ज्योमेट्री, क्योंकि 9th-10th की ज्योमेट्री लगी ना इसमें, तो कोई और हाईफाई लग रही है क्या बताओ? नहीं, नॉर्मल सी ज्योमेट्री। सर अगर ये ओरिजिन तुम्हें नहीं एक होता और तो? चैप्टर में काम आता है। एक सेकंड रुक जाओ बेटा, ये तुम्हें और कहाँ पे काम आ सकता है? तो ये तुम्हें आगे जाके
हम और भी टॉपिक पढ़ेंगे, सर्कल की थ्योरी में काम आ सकता है, यही तुम्हें हाइट एंड डिस्टेंस में काम आएगा। हाइट एंड डिस्टेंस मैंने पढ़ाया नहीं क्योंकि वो 10th का पार्ट है, पर जेई मेन में हाइट एंड डिस्टेंस पे क्वेश्चन आते हैं, एडवांस में नहीं आते हैं, पर जेई मेंस में आते हैं, तो उसमें भी ऐसी थ्योरी बनाई जा सकती है और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो मैंने क्वेश्चन दिया उससे θ1 निकालना आ गया, हाँ और सर, अगर तो θ1 निकल गया, अगर θ1 निकल गया तो θ2 तो बहुत आसान है। θ2 किसके बराबर है? 2θ प्लस θ1। 2θ प्लस θ1। अभी इनवर्स में छोड़ दो बस, और अगर इनवर्स में नहीं छोड़ना है तो वो एक ऐसी वैल्यू मिलेगी जिसपे एंगल तुम्हें नोन है, तो टेंशन ही मत लेना, वो सब नोन एंगल के फॉर्म्स में आ जाएगा। 4/√37 प्लस हाँ जो 10 भी आए, इनवर्स। हाँ ठीक है, जो भी आए वो तुम देख बहुत लेना। बड़ा है। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हाँ सर, समझ में बहुत आया गंदा। कि नहीं, पहले ये बताओ, ये क्वेश्चन सबको हाँ समझ में सर, आया? आ गया। चल, अब दूसरा पॉइंट ये आता है कि सर अगर ये ओरिजिन नहीं होता तो कौन सा कोई दूसरा पॉइंट होता, मतलब अगर कोई ऐसा कोई फिगर होता, बट ओरिजिन तो बेटा हमेशा आएगा ही आएगा। क्यों आएगा ओरिजिन? क्योंकि बेटा आर्गुमेंट ऑफ z का मतलब होता है ओरिजिन से ओरिजिन डिस्टेंस, से ही ओरिजिन होता से एंगल। अब सर अगर कोई और पॉइंट, मतलब वो फिर आएगा आर्गुमेंट की प्रॉपर्टीज ज्योमेट्रिकली, वो अभी नहीं पढ़ेंगे, वो पार्ट 2 में पढ़ेंगे, बस इतना समझ लो। जब हम ऐसा लिखेंगे ना z माइनस z1, इसका मतलब क्या है? अब एंगल मुझे ओरिजिन से नहीं लेना है, अब एंगल किससे लेना है? z1 से लेना है। और फिर कैसे निकालोगे? तो बेटा उसके लिए थोड़ा बहुत तुम्हें स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, लाइंस की इक्वेशन, स्लोप एंड ऑल, वो अपन बाद में तुम खुद भी कर लोगे जब अपन स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ लेंगे। ओके, ओके तो वो सब बात का पार्ट है। मतलब अब तुम मिनिमम मैक्सिमम वाले ज्योमेट्रिकल के क्वेश्चन कर सकते हो, किसी भी टाइप का आ जाए, पॉइंट पूछे तो निकाल सकते हो, आर्ग्यूमेंट पूछे तो निकाल सकते हो। सर ये पॉइंट कैसे निकालेंगे सर? ये पी निकाल सकते हो क्या? पी 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 निकाला जा सकता है क्या? बेटा बहुत इजी है पी, तो यहां से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। ठीक है, और भी आसान है, वो भी नहीं करो तो और आसान है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के पी के हाँ सर, ऐसे भी कर सीटी सकते में हो, पता डिस्टेंस है? फॉर्मूला लगा देंगे। अरे वो भी भूल जाओ, ये भी पढ़ा है तुमने, पास वाला दूर वाला प्रोजेक्शन, ये θ1 है, हाँ वो θ1 कंपोनेंट लेते हैं। बिल्कुल, कंपोनेंट ये लेके। θ1 है, याद रखना θ1, ये θ1 है, तो ये कितना होगा? OP cos θ1, और ये परपेंडिकुलर वाला क्या होगा? OP sin θ1, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव ही आएगा ना, दोनों प्लस ही रहेंगे। अगर थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट होता तो XY नेगेटिव पॉजिटिव तुम सोच सकते हो। ऐसे Q वाला भी निकाल सकते हो। आता है ना बेटा प्रोजेक्शन की? ये भी बताऊं ये कैसे लिखा कोऑर्डिनेट? नहीं आता सर है। वेक्टर्स में सिखाया था। हाँ तो सब पढ़ा हुआ है ये सब। ठीक है, तो आप समझ में आ गया ना मेंस एडवांस? तुम्हें अभी कहाँ मिलेंगे क्वेश्चन? ये एक्चुअल मेंस में आता है, एक्चुअल मेंस में, जेई की बात कर रहा हूँ, पर तुम्हें अभी कहाँ मिलेगा? एडवांस के पेपर में मिल सकता है। टर्म टेस्ट एडवांस आगे आएगा या AITS मेंस आएगा, तब इस टाइप का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बन सकता है। और पूछा है 4-5 साल पहले AITS के एडवांस के पेपर में कॉम्प्रिहेंशन आया था सेम टाइप का, और पता है क्या क्या पूछा था? मिनिमम एंगल बताओ, आर्ग्यूमेंट बताओ, और पॉइंट पी पूछा था, पी पॉइंट, 2 क्वेश्चन पूछे थे। तो बोलो क्या वो एडवांस का क्वेश्चन अब तुमसे हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। क्या अब आगे बढ़ सकते हैं हम? ठीक है, तो क्रिश तुम्हें जवाब मिल गया होगा, वो फिगर क्या बनाया था मैंने वहां पे नोट्स में आखिरी में? हाँ सर, मिल गया जवाब। हाँ सर, कल सेम पूछा था मैंने, आपने बताया था कि और क्लास ओम व्यास तुम्हें भी समझ में आ गया होगा, ओम व्यास तुम्हें भी समझ में आ गया होगा हाँ वो कैसे निकालते हैं एंगल एंड ऑल। ये पूरी थ्योरी हो गई। मतलब ये अभी तक जो थ्योरी पढ़ी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट कैसे निकाला, और ये क्योंकि ये तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। कहाँ मिलेगी? सिर्फ 2 मीन्स जगह मिलेगी, या तो सीधे पेपर में मिलेगा टेस्ट में, या सीधे काम मिलेगा क्लास नोट्स में। बस 2 ही जगह तुम्हें मिलेगी ये वैरायटी। तो जो क्लास नोट्स पढ़ता है उससे ये क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि जितनी भी किताबें कर लो नहीं बन पाएगा तुमसे फिर। सर वो पॉइंट पी वाला, ये पी वाला, ये वाला पी, अच्छा इस फिगर में भी, अच्छा हाँ हो गया सर, हो गया। ये वो अपन करते हैं ना कोऑर्डिनेट OP cos थीटा हाँ सर OP। हो गया, हाँ मेरे को लगा ऊपर वाले में पी कैसे। नहीं नहीं ये हो गया, और ये था तो सेक्शन फॉर्मूला के थ्रू निकलता है। चलो ये सब अगर हो गया है, ये एक्सक्लूसिव फॉर दो स्टूडेंट्स था जो मुझसे पढ़ रहे हैं, जो क्लासेस अटेंड नहीं करते उनसे ये वैरायटी कभी नहीं बनेगी पूरे 2 साल में, और जेई मेन में आएगा उनसे हिलेगा ही नहीं क्वेश्चन इस टाइप का। तो अब अपन आगे बढ़े, कैन वी प्रोसीड नाउ?
कैन बी, ठीक है। इसको डिटेल में लेंगे अपन, ये वाले पार्ट को डिटेल में लेंगे, पर ये वाला पूरा पार्ट ज्योमेट्री में अब तुम्हें मिलेगा कहाँ पे, पार्ट 2 में। बहुत कुछ तो वैसे पार्ट 2 का मैंने तुम्हें पढ़ा ही दिया है। अब अपन जो आखिरी में कुछ पढ़ रहे थे वो ये पढ़ रहे थे, अगर किसी को याद हो तो। यूलर फॉर्म पढ़ रहे थे और आपने वो टेलर की सीरीज बताई थी। अगर मैं कल की क्लास के एंडिंग पार्ट को वाइंड अप करूं तो पहले हमने ये देखा था x प्लस आयोटा वाई, दूसरा हमने देखा था ये मेरा कार्टेशियन फॉर्म था और ये मेरा पोलर फॉर्म था, और इतना तो हमने शायद पढ़ चुका था, और ये तो स्कूल एग्जाम में भी दिया है, बोर्ड में भी दिया है। तीसरा आता है मेरे पास ये वाला पार्ट, आता है कि नहीं, जो हमने देखा, ये मेरा तीसरा, इसको कहते हैं यूलर फॉर्म। क्या कहते हैं इसको, यूलर, ठीक है। ये तीन चीजें, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट नंबर की कोई भी अपना कार्टेशियन फॉर्म, इसको कहते हैं कार्टेशियन फॉर्म। आर्गेंट फॉर्म भी बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म भी बोल सकते हैं, या कार्टेशियन फॉर्म, कोऑर्डिनेट्स गिवन है ना इसलिए। ये हो गया। तीसरे वाले से हमें ये चीज समझ में आई कि ई रेस टू आयोटा थीटा क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो ई रेस टू माइनस आयोटा थीटा क्या होगा, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। अब मैं तुमसे एक माइनस प्रश्न, थीटा से रिप्लेस कर दिया। अब मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ, देखते हैं कौन जवाब देता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉस थीटा, नहीं इसको थोड़ा ऐसे लिखते हैं, साइन थीटा आयोटा कॉस थीटा की पावर में 10 कितना होगा, कैसे भी निकाल। अब इसकी वैल्यू की मैं बात करूं तो ये हम नहीं निकाल पाएंगे। क्यों नहीं निकाल पाएंगे बोलो, अगर ये होता, हाँ यूलर फॉर्म ये होता है। हाँ हमने एक चीज और पढ़ी थी, मैं वो भी बता देता हूँ, डी मोवियस थ्योरम। और डी मोवियस थ्योरम क्या था, बोलो क्या था थ्योरम, cos raised to n theta plus I raised to n sin theta in bracket cos is equal theta to e plus raised to I sin theta की होल पावर n इज इक्वल टू cos n theta प्लस I sin n theta। अगर तुम नोट्स पढ़ते हो रोज के डेली नोट्स रिवीजन तो तुम्हें ये मिलेगा कि ये n कहाँ पे लुढ़क के आ जाता है, नीचे आ जाता अंदर आ है। जाता और ये कैसे आया, ये हाँ। इन प्रॉपर्टी से आया, या अगर नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव ये आएगा। बोलो यूलर फॉर्म से बनाया ना डी मोवियस थ्योरम भी, ठीक है। अब साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा की पावर में 10 को कैसे निकालोगे, अब मुद्दे की बात ये है, तो ध्यान से सुनना ये कैसे निकलेगा। क्या यहाँ पे डी मोवियस थ्योरम या यूलर फॉर्म लग सकता है, नहीं लग सकता, हमको cos थीटा को sin थीटा में बदलना पड़ेगा, नहीं भी लग को सकता। यूज होगा। तो तुम एक बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट याद रखना कि सिस फॉर्म में एप्लीकेबल है, किस में फॉर्म में एप्लीकेबल है, सिस। सिस बोले तो, सिस बोले तो cos आयोटा sin थीटा cos आयोटा sin इसमें एप्लीकेबल है, वो किस में एप्लीकेबल नहीं है, सिक फॉर्म में। सिक बोले तो बीमार हो गया, सिक बोले तो बीमार हो गया, बीमार हो गया तो अप्लाई कर सकता हूं क्या, नहीं कर सकता हूं। क्या इस लॉजिक से याद रख लोगे, भूलोगे तो नहीं, एब्सर्ड सा लॉजिक है पर शायद याद करने के लिए बहुत बेहतरीन लॉजिक है। क्या बोलते हो सर, बहुत ही सही sin लॉजिक पाई है बाय 2 माइनस थीटा होता सर, है। लेकिन कुछ क्वेश्चन मुझे सिंपलीफाई हो सकता है ना। नहीं, अभी वो बाद में, सब ये समझ में आ गया ना कि ये एप्लीकेबल नहीं है हाँ। सिक फॉर्म में। ये डायरेक्ट अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, एग्जामिनर या जेई मेन वाला ऐसा देगा तुम्हें लिख के, एग्जामिनर तुम्हें ऐसा लिख के देगा, ऐसा लिख के देगा, तो क्या ये करेक्ट है, इज दिस करेक्ट, नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट। क्योंकि जो आधे अधूरे बच्चे होते हैं ना, जो पढ़ते हैं किताबों से या वो, तो उनको तो रट गया है कि जब भी पावर दिखे एंगल में ले जाओ। पर क्या ये करेक्ट पावर 10 है, क्या ये करेक्ट है,
नहीं, बिल्कुल नहीं है। पर अब कैसे सॉल्व करेंगे, मुद्दे की बात ये है। तो मैं फिर से आता हूँ क्वेश्चन में। अगर मैं कुछ खुराफाती दिमाग लगा के अगर ये अंदर वाले बेस की टर्म को cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा में बदल दूं तो हो जाएगा ना, पावर एन फिर कोई भी हो। तो मेरे पास दो मेथड है। मेथड 1 बहुत जबरदस्त लॉजिक है, किसी के दिमाग में आ रहा है? आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। ठीक है, वो मैं कर दूंगा, बट उससे भी आसान यार, सोचते नहीं। माइनस करके हाँ थीटा cos पाई बाय 2 माइनस। ऐसा लिख हाँ। सकता हूँ, मैंने लगाओ स्टार्टिंग में बोला Yes, पहले sir. थे। चलो कोई। क्या अब मेरा एंगल ये है, तो अब एन नीचे आ यस सकता सर, अब एंगल पाई बाय 2 माइनस थीटा है। n पाई बाय 2 माइनस थीटा प्लस साइन n पाई। ग्रुप वाइज अगर है, ग्रुप का अलग अलग ग्रुप चेंज हुआ 11th है। अरे एक बच्ची का कॉल आया था मेरे पास में अभी। ये अब लग जाएगा ना, नाउ एप्लीकेबल है। अब समझ आया कि नहीं? फिर एन जो भी दिया जाए वो तुम सॉल्व कर लेना। इज दैट क्लियर? बच्चे को जो प्लानर मिला, इज दैट क्लियर? ये पहला पॉइंट। पर एक और तरीका जो अब तुम कह रहे हो, ठीक है, जो तुम कह रहे हो अब मैं वो बता देता हूँ। साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा की पावर में एन को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। बोलो, लगाओ दिमाग। मैंने जबरदस्ती आय को बाहर निकाला, पर हाँ सेट सर, करने आपने के फिर लिए करके देखो, प्लस भी। देखो ये आई कॉस थीटा आई इंटू आई होता है आयोटा स्क्वायर -1, पर एक माइनस और है तो प्लस साइन थीटा बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। हाँ दिस पॉइंट इज इक्विवेलेंट टू आई रेज टू एन इंटू कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा की पावर में, या इसी को अपन लिख सकते हैं, बताओ क्या, मैंने कर दिया, फिर से मैं कर देता हूँ। मैंने जिन बच्चों का कॉस ऑफ एन थीटा माइनस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ एन थीटा पर्सनली कॉल करवा के मंगवा सकते हो, और कोई तरीका नहीं। साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा। वो तो मैं नेक्स्ट डिस्कशन ही नहीं करना, क्योंकि आपको देना ये है point। समझ आया कि नहीं? मतलब ये डिस्टर्बेंस आ रहा है। मैसेज किया, फिर मैंने सगुप्ता मैम को एक सेकेंड, हाँ अलग अलग। चलो, इतना क्लियर है? हाँ इतना क्लियर? ठीक है, मतलब क्या यूलर वो डी मॉर्विस थ्योरम लगी कि उसका थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म है, मॉडिफाइड, मॉडिफाइड। ठीक है। तो ऐसा ही अगर तुम्हारे सामने कभी ये टर्म दिख जाए, इस टाइप का टर्म दिख जाए, तो ये भी कुछ तरीके से, एक तो पाई बाय 2 माइनस करके तो लिख दोगे, वो मैं नहीं बता रहा हूँ, आई वाले से थोड़ा रीअरेंज करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा ना, मतलब मैं कंफर्म कर रहा हूँ, क्या बनेगा बताओ? माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आयोटा की पावर में n बाहर आएगा, और अंदर क्या बचेगा, माइनस आई कॉमन निकालूंगा तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, वो मैच हो जाएगा। तो वो बन जाएगा cos ऑफ n थीटा प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ n थीटा। दिस इज द फॉर्मूला। समझ आया कि नहीं आया? ये मतलब है। तो यूलर फॉर्म या डी मॉर्वियस थ्योरम सिर्फ सिस में लगता है, सिक में होता है तो बीमार हो जाता है, एप्लीकेबल नहीं है। तो कोई अगर बीमार होता है तो उसको क्या करते हैं, हम मेडिसिन खिलाते हैं ठीक करने के लिए। खिलाते हैं कि नहीं खिलाते? बिल्कुल खिलाते हैं। तो दो तरीके से हम मेडिसिन दे सकते हो उस बंदे को ठीक करने के लिए। पहला, पाई बाय 2 माइनस करके फॉर्म में ले आओ, एंगल बदल दो। तो दूसरा, आई को जबरदस्ती बाहर निकाल के रीअरेंज करके ये लिख दो। समझ आया कि नहीं आया? तो अगर कॉस के सिस के फॉर्म में हो या सिक के फॉर्म में हो, दोनों फॉर्म में तुम क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हो। बोलो यस और नो। ये Yes, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, बहुत मतलब इतना इंपॉर्टेंट जितना तुम सोच भी नहीं सकते हो। तो एक क्वेश्चन अब हम करें, एक आसान सा क्वेश्चन। हाँ
क्वेश्चन लिखना। If x suffix में n is equal to cos of pi by 3 raised to n plus iota times sin of pi by 3 raised to n, ये दिया हुआ है तुम्हें। Find pi n going from 1 to infinity xn की वैल्यू। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तुम्हें। ये अभी भले ही ना मिले तुम्हें क्वेश्चन किताबों में, क्योंकि ये पार्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट 2 कैसा पढ़ रहा है, कॉम्प्लेक्स पार्ट 2 का पढ़ रहा है। पर जितना मैं पढ़ा रहा हूँ इसको अभी पढ़ के खत्म कर देना। तुम्हारे लिए पार्ट 1 पार्ट 2 बाइफर्केशन नहीं होगा क्लास नोट्स में कभी भी। मैंने तुम्हें ये चीज 1000 करोड़ों बार कह दी है कि जो क्लास में पढ़ा है वो गुड सीटी, बोर्ड्स, मेंस, एडवांस मैथ्स में सब जगह एप्लीकेबल है। कहीं पे कुछ भी पूछ सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग बाइफर्केशन बनाना शुरू करा, मार्क्स गिरने लगेंगे पेपर में। सीधी सी बात है। अपने हिसाब से मत यहाँ पे मॉडिफाई करना चीजों को, क्योंकि जब पेपर में आएगा तो फिर बोलोगे बन नहीं रहा है। क्योंकि मैथ्स तुम्हें सबको पता है कि जनरली टफ आता है पेपर, तो मैं हर तरीके से तैयारी रखनी है अपनी। चलो xn इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई बाय 3 रेज़ टू n प्लस आयोटा टाइम्स ये दे दिया। पाई का मतलब क्या होता है भाई? पाई का मतलब होता है प्रोडक्ट। पाई का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट। अब पाई का मतलब अगर प्रोडक्ट होता है तो इस पूरी टर्म को अपन ऐसा लिखेंगे ना, x1 इंटू x2 इंटू x3 अप टू x इंफिनिटी। अप टू इंफिनिटी जा रहा है। बोलो इतना समझ आता है? जवाब अब ये xn क्या है? देखो मुझे ना ये सिस दिख रहा है, सिस। अगर एंगल को मैं थीटा बोल दूं, पाई बाय 3 रेज़ टू n को थोड़ी देर के लिए अगर मैं थीटा बोल दूं तो हमें सिस फॉर्म दिखेगा। सिस बोले तो e रेज़ टू आयोटा थीटा। बोलो यस और नो? यस सर। अगर ये सिक फॉर्म में होता तो भी हम कन्वर्ट तो कर ही सकते थे। तो इसका क्या बेनिफिट हुआ? क्या बेनिफिट हुआ? तो यहाँ पे जरा हम वैल्यू रख सकते हैं। देखो x1 को लिखेंगे अपन, x1 क्या हो जाएगा? देखो ये मेरा थीटा n है, इसको थीटा n बोल दो, ये थीटा n हो गया। तो x1 क्या होगा बताओ? e रेज़ टू आयोटा थीटा 1 आयोटा थीटा 2 आयोटा थीटा 3 e रेज़ टू आयोटा थीटा 4। जवाब दो यस। सॉरी यस सर। बिल्कुल राइट बनेगा। बेस से में तो पावर एड अप हो जाएगी, थीटा 1 प्लस थीटा 2 अप टू थीटा इंफिनिटी। ये देखो ना, थीटा n को मैंने ये बोला है, इसका मतलब थीटा 1 होगा पाई बाय 3 रेज़ टू 1, थीटा 2 होगा पाई बाय 3 रेज़ टू 2, और ये मेरा यूलर फॉर्म बन गया। बेस सेम तो पावर एड अप। नाउ व्हाट इज थीटा 1? पाई बाय 3, थीटा 2 पाई बाय 9, 3 स्क्वायर पाई बाय 3 क्यूब अप टू जीपी बन रहा है। बिल्कुल Infinite सही। zero। अगर तुम पावर को देखोगे, पावर को, तो वो एक जीपी है और इनफाइनाइट जीपी है, जिसमें मॉड आर लेस देन 1 भी है। -1 to 1 के बीच में ही होना चाहिए। चेक करते हैं फर्स्ट टर्म क्या है। पाई बाय कॉमन रेशियो कितना है? सेकंड टर्म अपॉन 1 फर्स्ट by टर्म 3। करो। पाई बाय 1 बाय 1 by 3, नॉट पाई बाय 3, 1 by 3। तो फॉर्मूला होता है एस इनफिनिटी जीपी में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है a अपॉन 1 माइनस आर। ये पढ़ाया है कि नहीं पहले? कई बार फंडामेंटल। नहीं पता है तो Infinite बेटा time। अब याद कर लो। जीपी का ये फॉर्मूला याद कर लेना। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वो कब होता है? जब सेकंड अपॉन फर्स्ट, थर्ड अपॉन सेकंड ये रेशियो सेम होता है तब। फर्स्ट टर्म है पाई बाय 2 और कॉमन रेशियो कितना होगा? 1/3। कैसे निकाला? पाई बाय 3 स्क्वायर अपॉन में पाई बाय 3 करके। e raised to iota pi by 2 तो ये बाय 2 बन गया। ये मतलब e रेज़ टू आयोटा पाई बाय 2 बन गया। देयरफॉर वो तो सीरीज को बस पावर को सॉल्व करना था, तो इसको अपन फिर से बदल देंगे अब। 2 प्लस आयोटा टाइम्स साइन पाई बाय 2। सिर्फ आयोटा आंसर है। cos पाई बाय 2 0 होता है, आयोटा साइन पाई बाय 2 1 होता है, तो मेरे पास आया आयोटा। और ये तुम याद भी रखना, इसका रिवर्स फॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
कई बार हमें आगे जाके कॉम्प्लेक्स पार्ट 2 में आयोटा को ई रेस टू आयोटा पाई बाय 2 लिखना पड़ेगा, मैं बताऊंगा आगे जाके। कॉम्प्लेक्स पार्ट 2 में इसका ज्योमेट्री में बहुत यूज होगा। आयोटा को हम ये भी लिख सकते हैं एनी। और एक छोटा सा यूज चलो मैं अभी बता देता हूँ इस क्वेश्चन के बाद ही, पर ये समझ में आया कि नहीं यूलर फॉर्म से क्या बेनिफिट मिला। अगर देखो डीम ऑब्वियस याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, पर यूलर फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। यूलर फॉर्म आ गया तो डीम ऑब्वियस में तो कुछ रहेगा ही नहीं। एनी डाउट, एनी डाउट? सर तो किसी लॉग वाले को? क्वेश्चन में आयोटा इज इक्वल्स टू ई रेज टू कर सकता है ना? हाँ सब में कर सकते हैं। अब जैसे देखो वो 2 पॉइंट तुमने जो बोला और मेरे पास एक दिमाग में और क्वेश्चन आ रहा है। 100% एक्सपेक्टेड वैरायटी ऑफ योर यूटी या टर्म एग्जाम या यूटी यूनिट टेस्ट में या स्कूल एग्जाम में भी पूछ लेते हैं। आयोटा रेस टू आयोटा, क्या पूछा मैंने? ये मेरा z, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर z मेरा आयोटा रेस टू आयोटा है, ठीक है, देन फाइंड आयोटा होना चाहिए। मॉड z और आर्ग्यूमेंट ऑफ z। बोलो मत, दिमाग लगाओ। आयोटा रेस टू आयोटा का मॉड्यूलस बताना है और आर्ग्यूमेंट बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड वैरायटी। यूनिट टेस्ट में तो जनरली ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, अभी नहीं तो बाद में, पर पूछा जाता है, ठीक है। और अभी नहीं मिलेगा तो कॉम्प्लेक्स पार्ट 2 में तो मिल ही जाएगा। चलो देखे, आयोटा रेस टू आयोटा, तो डरने की जरूरत नहीं है। हमें पता है आयोटा क्या होता है भाई, ई रेस टू आयोटा पाई बाय होता है ना। अभी देखा अपन ने ऊपर ई रेस टू आयोटा पाई बाय 2, ये पता है हमें, तो रिवर्स यूज करेंगे तो ऊपर वाले आई को नहीं बदलेंगे वरना और पावर में बढ़ जाएंगे। हम नीचे वाले को लिख देते ई रेस टू आयोटा पाई बाय 2। ओ तेरी, ये तो आयोटा स्क्वायर बन गया। ओ तेरी, ये तो ये बन गया यार क्या, ई रेस टू माइनस पाई बाय 2। मतलब आयोटा रेस टू आयोटा क्या होता है, ई रेस टू माइनस पाई बाय 2। तो तुम्हारे सामने दो क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द मॉड्यूलस एंड व्हाट विल बी द आर्गुमेंट ऑफ z। टाइम स्टार्ट्स नाउ, वक्त शुरू होता है अब। इजी है, जवाब दो जल्दी से। और हो क्या चुका है, क्या आपका वीडियो फ्रीज हो चुका है। कुछ ऐसा फ्रीज ब्रीज हो रहा है क्या, फ्रीज हो गया क्या? सर मॉड 1 आ रहा है। यस मॉड 1 आ रहा है। सर मेरा मॉड की वैल्यू कुछ उल्टी आ रही है। हे राम, माइनस इसी, हाँ बोलो क्या आ रहा है, किसी का आंसर आ रहा है? सर मॉड 1 ही मॉड है का 1 आ रहा है। और माइनस पाई बाय 2 आर्ग्यूमेंट। हाँ, और इसका माइनस पाई बाय 2। वेरी गुड, कीप इट अप, बहुत बढ़िया। इसी को कहते हैं आगे आगे पढ़ते जाओ, पीछे पीछे सपाट होता जाता है। एक 9वीं 10वीं के बच्चे से पूछता तो शायद वो सही आंसर दे देता। ई रेस टू माइनस पाई बाय 2 का मतलब है 3.14 अपॉन में 2। बेटा ध्यान से देखना हर बच्चा, इसका मतलब होता है 1.57। इसका मतलब होता है 1 अपॉन ई रेस टू 1.57। इसका मतलब होता है 1 अपॉन 2.73 की पावर में 1.57। मतलब कुछ डेसिमल में, कुछ पॉइंट में है मेरा z। और एक रियल नंबर, एक पॉजिटिव 4 का मॉड्यूलस कितना होता है जरा मुझे बताना तो। 4 का मॉड्यूलस 4 होता है, आ रहा था लेकिन ठीक फिर है। सब तो बन रहे थे तो बेटा ये मुझे मत सिखाओ, ये मुझे मत बताओ कि मेरा आंसर ये आ रहा था पर बाकी बच्चे ये चिल्ला रहे थे तो मैं भी भीड़ की तरह चिल्लाने लगा। तुम शायद भेड़ बकरी तो नहीं हो कि एक झुंड जा जाता है वहां भागते जाते हो, ऑब्वियसली नहीं। मैंने जब पूछा था तो करेक्ट आंसर देना था। तो मॉड z क्या होगा, यही है वैल्यू। अरे ये नंबर ये एक पॉजिटिव नंबर है, ये कोई इमेजिनरी नंबर नहीं है। अरे बेटा ये एक पॉजिटिव रियल नंबर है। तुम्हें कहां से ये इमेजिनरी दिख रहा है, क्या बोल रहे हो, आई डोंट नो। दूसरा आता है, कहां है आयोटा पावर में जो बोल रहे हो, आयोटा तो स्क्वायर होके -1 हो गया। रूल लगा लिया जल्दी जल्दी। पता नहीं क्या करा।
और आर्ग्यूमेंट ऑफ z 0। एक पॉजिटिव रियल नंबर का आर्ग्यूमेंट क्या होता है, पढ़ लिए आइए तो 0 होता है। क्या पता क्या इमेजिनरी पार्ट 0। इमेजिनरी पार्ट 0 है। अरे मॉड z में एक मेघ तुम पूछे थे ना, मॉड z का मतलब यहाँ पे ये मॉड्यूलस है कि कॉम्प्लेक्स वाला मॉड्यूलस है? बेटा कॉम्प्लेक्स Yes, में sir. रियल नंबर आते हैं, कॉम्प्लेक्स में रियल नंबर आते हैं कि नहीं? मैं मॉड 2 पूछूंगा तो वो भी वैसे ही निकलता है, 2 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट 0 का स्क्वायर तो 2 ही होता है। मॉड ऑफ 3 प्लस 4 आयोटा करूंगा तो तब भी आंसर आएगा 5। बेटा कॉम्प्लेक्स में रियल नंबर इंक्लूडेड है, मॉड एक ही होता है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। अब 2 का ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगा, 2,0 का 2 ही रहेगा। 2 ही होगा। तो रियल नंबर हो तो भी वैलिड है वो डेफिनेशन। बेटा कॉम्प्लेक्स में कुछ वैलिड है तो रियल में भी वैलिड होगा। ये तो फर्स्ट क्लास में बताया था, और ये तो खैर याद रख लोगे अब कि ये भी याद नहीं हाँ रखोगे। सर। तो आयोटा रेस टू आयोटा का मॉड्यूलस होता है ई रेस टू -π/2, या अप्रोक्सीमेटली ये जो वैल्यू आएगी। और आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा रेस टू आयोटा कितना होता है? 0। 0 होता है। उम्मीद करता हूं आगे से ऐसे जवाब नहीं दोगे एब्सर्ड, पर तुम नहीं, ये हर साल का रोना धोना है। हर साल बच्चों से जब मैं ये पूछता हूं ना, वो तुम्हारे जैसे एब्सर्ड आंसर ही देते हैं, और फिर ये कहते हैं सर आपने जो लिखा ना ये हमने सोचा तो था पर बाकी ऐसा बोल रहे थे। ये हर साल का यही है। एक बार में एग्जैक्ट ये जो आंसर देते थे ना फर्स्ट टाइम पे, तो मैं समझ जाता कि वो आईआईटी क्रैक कर सकता है। इतना इजी 9th क्लास का बच्चा जो आंसर दे सकता है वो आईआईटी क्रैक कर लेगा, क्योंकि ये नहीं क्लिक होता है। ठीक है, यही चीज है वो ऐसी है क्योंकि वो इतनी आदत हो जाती है हमारी आंखों को कि ई रेस टू ऐसा होता है तो वो यूलर फॉर्म है तो वो कॉस थीटा आयोटा साइन थीटा। अरे आयोटा है ही नहीं भाई, ये नॉर्मल एक नंबर है। बचपन में ऐसे नंबर करे कि नहीं सॉल्व, 4⁻², 1/16 बोलते थे। यहाँ कुछ इमेजिनरी जैसा आया नहीं, यहाँ पे बस ऐसा पूछ लिया है। यहाँ पे क्या लिखा है, ई मतलब 2.73 की पावर में -1.57, मतलब 1/2.7 की पावर में 1.57। ये तो कैलकुलेटर एक वैल्यू निकाल के देगा, तो मैं करके देख लेना। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखोगे, क्योंकि यही वो ऐसी चीजें हैं जो गड़बड़ कर देता है बच्चा, और ये जेईई मेन में पूछा जाता है। अब समझ में आ गया क्यों पूछा जाता है ये क्वेश्चन? समझ आ गया? यहां तक तो पहुंच जाओगे। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत इजी होता है, ये क्लिक कर लेते हैं बच्चे, पर आगे आंसर गलत दे देते हैं वो। इसलिए मैंने जबरदस्ती मॉड और आर्ग्यूमेंट पूछा, एक क्वेश्चन बना के दे दिया मैंने तुम्हें। तो उम्मीद करता हूं ये तुम भूलोगे नहीं। कैन वी प्रोसीड नाउ? यस सर। अब आता है स्क्वायर रूट। वो एक फाइल रह गई है अपनी डिस्कस करने वाली, वो मैं मंडे को करूंगा, वो सीक्वेंस सीरीज स्टार्ट करूंगा। कौन सा? ये वाला, कॉम्प्लेक्स नंबर इंटीजर टाइप क्वेश्चंस वाले। ओके, ये अपन संडे को डिस्कस करेंगे। ये जैसे सेकंड में तुम पूछे थे ये रूट z कैसे लिख दिया डायरेक्ट, बस वो आ रहा है। एक थ्योरी आ रही है जो एनसीईआरटी की मैंने अभी तक ली नहीं थी, एनसीईआरटी का पार्ट है। कौन सा? स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये पार्ट रह गया था, तुमने अगर आरडी शर्मा करी होगी तो ये उसमें मिला होगा। स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत इजी है, बहुत इजी है, समझते हैं इसको। डायरेक्ट फॉर्मूला भी दिया एनसीईआरटी ने, तो मैं वो फॉर्मूला भी लिखवाऊंगा, और ये तुम्हें याद रखना है। फिर वो फॉर्मूला मैंने लिखा है, मान लो z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। क्या लिखा मैंने? x इज z इक्वल टू x प्लस आयोटा y, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर। मेरा प्रश्न ये है कि ये वैल्यू कितनी होगी? समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ ये वैल्यू। ओके, अब मैं आगे जाके तो कॉम्प्लेक्स पार्ट 2 में कोई भी पावर हम निकालना सीखेंगे, 1/3 क्यूब रूट ऑफ सब सीख लेंगे, पर अभी स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एनसीईआरटी ने दिया है। तो क्या होगी वैल्यू? बहुत इजी है, बचपन में तुमने करा होगा। मान लेते हैं इसको, अपन मान ले कुछ a प्लस आयोटा भी मान सकते हैं। लेट मान सकते हैं कि नहीं कि इसका रूट a प्लस आयोटा भी होगा? बोलो, मान सकते हैं ना? लेट बस a और b निकल गया तो काम खत्म ना। अगर a और b निकल गया तो काम खत्म। हाँ, स्क्वायर कर दो। मैं प्रूफ बता रहा हूँ जो एनसीईआरटी ने गिवन दिया हुआ है और आरडी ने। कितना हो जाएगा? a प्लस आयोटा b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बेटा जरा बताओ?
a स्क्वायर आयोटा b का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 2 आयोटा ये आएगा। Therefore pair x गिवन है y गिवन है, x हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, y हो गया 2ab। तो क्या इन दोनों इक्वेशन से a और b निकल सकता है? नाउ फाइंड a b। वो कैसे निकलेगा ये तुम्हारा पार्ट है, ये मेरा पार्ट नहीं है। ठीक है, अब कोई भी एग्जांपल दो, तुम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का निकाल सकते हो ना, स्क्वायर रूट। ठीक है, ये तरीका होता है। अब ये तरीका तो मैंने तुम्हें बता दिया, अब मैं तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला दूंगा। वो फॉर्मूला भी इसी को सॉल्व करके आता है, और ये डायरेक्ट फॉर्मूला स्कूल में वैलिड है शायद, क्योंकि एनसीईआरटी ने दिया हुआ है ये फॉर्मूला। तुम देख लेना, एनसीईआरटी आरडी ने तो 100% दिया है। क्या है फॉर्मूला? रूट ऑफ z मतलब रूट ऑफ x प्लस आयोटा y इज इक्विवेलेंट टू प्लस माइनस। सर यहाँ प्लस माइनस क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट पूछा है। जब भी इस तरीके से लिखते हैं स्क्वायर रूट, तो मैंने बताया था ना प्लस या माइनस दोनों पॉसिबल है। जैसे बचपन में पूछते थे स्क्वायर रूट ऑफ 4, Yes, sir. स्क्वायर रूट ऑफ 4 का मतलब क्या होता है? ऐसे कौन से नंबर है Mod जिनका of- स्क्वायर करके 4 आए? ऐसे कौन से नंबर है जिनका स्क्वायर करके 4 आए? तो 2n माइनस 2, 2n माइनस 2, ये दोनों बोलते थे। पर अगर अपन फंक्शन में बात करते थे तो रूट 4 को 2 लिखते थे, यस और नो? ये फंक्शन में बात करते थे, यहाँ माइनस नहीं लगा। पर यहाँ अपन स्क्वायर रूट एक वही डेफिनेशन जो 9th-10 में पढ़ी थी ना, उसी के अकॉर्डिंग समझ रहे हैं। तो प्लस माइनस आना चाहिए ना, कंफर्म है ना? बिल्कुल आएगा। अब फॉर्मूला क्या बनता है? बहुत इजी फॉर्मूला है। मॉड ऑफ z, मॉडुलस निकालना आता है कौन? प्लस रियल पार्ट ऑफ z, z का रियल पार्ट निकाल ही सकते हो तुम, अपॉन में 2 होल रेस टू, पूरा होल है, 2 भी अंदर ही है, पावर में 1/2 ये आएगा। प्लस या माइनस, प्लस कब लेंगे माइनस कब लेंगे वो मैं तुम्हें बताऊंगा अभी। मॉड ऑफ z माइनस रियल पार्ट ऑफ z होल अपॉन 2 की पावर में 1/2। क्या याद हो सकता है? मेरे ख्याल से बहुत टफ नहीं है फॉर्मूला, अप्लाई करना भी बताता हूँ ना अभी। बोलो, याद हो जाएगा ये फॉर्मूला? यस सर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। रियल पार्ट मॉड्यूलस और ये होल बाय 2 और ये प्लस या माइनस, प्लस कब लेंगे? व्हेन y इज ग्रेटर देन 0, मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन 0 हो तो प्लस आएगा। माइनस कब आएगा बोलो? व्हेन इमेजिनरी पार्ट ऑफ z नेगेटिव हो। क्या बहुत टफ है याद करना एनसीईआरटी के लिए? मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए। तो क्या तैयार हो 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर रूट निकालने के लिए तुम बच्चे? बोलो, मैं तो तैयार हूं। कैसे निकालोगे? प्लस माइनस ब्रैकेट लगाया, मॉड्यूलस ऑफ 1 प्लस आयोटा। व्हाट इज द मॉड्यूलस ऑफ 1 प्लस आयोटा? रूट 2। बहुत इजी है, तो यहाँ पे रूट 2 लगा दिया। प्लस रियल पार्ट कितना है? 1 है, रियल 1 है, अपॉन में 2 का 1/2। अब प्लस लोगे कि माइनस? प्लस क्यों लेंगे प्लस? इमेजिनरी पार्ट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z यहाँ पे 1 है जो कि ग्रेटर देन 0 है। बहुत टफ है, याद करना कि इजी है, इजी है शायद। फिर रूट 2 माइनस 1 अपॉन में 2 की पावर में 1/2, ये हो गया। बस यही मेरा आंसर है, और थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई हो सके तो कर लेना, वरना यही मेरा आंसर होगा। समझ आया कि नहीं आया? 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे, एक प्लस के साथ पूरा और एक माइनस के साथ पूरा, तो याद कर लोगे कि नहीं? जवाब दो। कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, भूलना मत, बस यही पॉइंट बोलूंगा। हाँ बेटा बोलो। सर अगर e रेश टू आयोटा थीटा का अंडर रूट पूछे तो फिर उसमें भी ये लगा सकते? बेटा किसी भी उसमें लग जाएगा। e रेज टू आयोटा थीटा मतलब ये वही तो है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर में 1/2। और वो भी कर सकते हो 1/2 एंगल को बाहर वो ले जाओगे तो एंगल वही आएगा आंसर। बस प्लस माइनस मत भूलना यहाँ पे स्क्वायर रूट में। तुम उससे भी कर सकते हो, यूलर फॉर्म से भी। पर यूलर फॉर्म एनसीईआरटी ने दिया है क्या? नहीं दिया है। नहीं। तो जब ये हम क्या पढ़ रहे हैं? एनसीईआरटी का पार्ट। एनसीईआरटी।
ठीक है। अगर वो बोले कि ये स्कूल वाला टीचर बोलता है कि ये फॉर्मूला भी नहीं लगा सकते, तो इस तरीके से प्रूविंग आएगा, अब तुम किताबों में देख लेना। अगर वो बोलता है कि आरडी एनसीईआरटी ने फॉर्मूला दिया डायरेक्ट लगाओ, तो ये डायरेक्ट लगा देना, ठीक है। अच्छा एक और पूछता हूँ, रूट आयोटा कितना होगा, क्योंकि ये याद रखनी है इसकी वैल्यू। तो रूट आयोटा की वैल्यू कितनी होगी, रिमेंबर प्लस माइनस आयोटा का मॉड कितना होता है, 1 ही होगा ना, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर 1 आएगा, प्लस रियल पार्ट ऑफ z तो 0 है, और 1/2 तो मैं डायरेक्ट लिख दूं 1/√2। बोलो, अरे मैंने एक चीज भूल गया, अरे 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 एक सेकंड, इसमें एक चीज रह गई, आयोटा गायब कर दिया था मैंने फॉर्मूले में। सभी आयोटा लगा दो भाई, गड़बड़ हो जाएगा, वरना a प्लस आयोटा भी होना था ना, मैंने a और b की वैल्यू लिखी थी, बस आयोटा तो रह गया। इसका तो मतलब पता है क्या हो जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर रूट रियल हो जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। आयोटा लगा लेना भाई, सबने लगा लिया आयोटा हाँ सर। कि नहीं लगाया? हाँ। हाँ सर प्लस माइनस √2/2 इंटू आयोटा प्लस 1 हाँ प्रूविंग के जैसे करा उससे आएगा। हाँ, यही आएगा, इससे भी वही आएगा 1, रियल पार्ट तो 0 है, बाय √2। ये √2 कैसे बना भाई, जिसको अभी भी डाउट लग रहा है तो भाई वो ऐसे समझ लो, पावर में 1/2, पावर में 1/2, और यहाँ पे आयोटा ऐसे ही लिखोगे ना, बोलो। तो यस सर। तो कितना हुआ रूट आयोटा, प्लस प्लस माइनस 1/2 1 प्लस वन आयोटा प्लस बाय आयोटा। √2, ऐसा लिख सकता हूँ। हाँ रिमेंबर, भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूल गए तो फिर 1/2 बोलोगे कि सर, और अगर ये आ जाए तो क्या पूछेंगे, 1 माइनस आयोटा बाय √2, बीच में माइनस आ जाएगा ना, हाँ हर बिल्कुल आ जगह जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये टर्म एग्जाम 2 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे तुमसे, ऑप्शंस देके, रूट आयोटा बताओ, स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा, प्योरली रियल और जिसका मैग्नीट्यूड उसका इमेजिनरी पार्ट बने। तो समझ आ गया, समझ आया कि नहीं? यस सर। ठीक है, ये हो गया। किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो, कोई भी डाउट है तो। सबको हो गया याद? हाँ आगे बढ़े, सर लॉग वाला क्वेश्चन एक बार बता दीजिए। आ रहा हूँ। अब कभी कभार ना ऐसा भी होता है, सर्च तुमने करे होंगे, कभी ऐसा हो गया, हाँ क्या सर। इसको सॉल्व कर सकते हो? लॉजिक सर 2/2 9th लिख 10th क्लास दोगे? का। हाँ, कई बार क्या होता है, चलो यहाँ पे तो रूट के अंदर रूट ठीक है, पर कई बार रूट के अंदर रूट ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा, क्योंकि यहाँ रूट के अंदर रूट आ सकता है मॉड और उसके होल अंडर रूट से। तो यहाँ क्या करोगे, यहाँ क्या करोगे, यहाँ क्या करोगे, तो सुनो ध्यान से, ये कंप्लीटिंग होल स्क्वायर से गायब हो जाएगा। क्या ऊपर नीचे मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूँ यहाँ पे, तो ये 4 + 2 √3 हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा 2, क्या ऐसा लिख सकता हूँ यस इसी क्वेश्चन को? अब देखो जादू, क्या है बेटा जादू, इस 4 को मैंने लिख दिया 3 + 1, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं शायद लिख हाँ। सकता हूँ। ये 3+1 तुमने शायद करा होगा ये बचपन में, आई डोंट नो तुमने हाँ। करा है कि नहीं, सर्ट्स में रूट के अंदर रूट कैसे ये हटाना है। 10th का था, 10th या 9th में। 9th में आता है जनरली, तो नहीं कराया। 9th में कराया था। कोई बात नहीं, अब याद कर लिया, अब समझ आ गया। कुछ से कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करके उसको तोड़ के ना, वो 2ab सोच रहा हूं मैं, कैसे क्लिक कर रहा हूं, इसको देखो 2ab, पहले तो 2 था ही नहीं, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, अब 2√3 है, तो देखो मैंने उसको 4 को 3 + 1 में तोड़ा, ये बन गया √3 + 1 का होल स्क्वायर बटे 2, √2। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ मॉड नहीं लगाऊंगा मैं, क्योंकि √3 + 1 तो पॉजिटिव ही होता है, बाय √2। हाँ, अब रेशनलाइज करके बस आंसर हाँ आ जाए। वो लिख लो, या ये काफी है, मतलब इसको अपन ये भी लिख सकते हैं, रूट के अंदर रूट कैसे हटता है, ये सर्ट्स का एक इंपॉर्टेंट लॉजिक है, कंप्लीटिंग होल स्क्वायर करके। ज्यादा तो हम डिटेल में जाएंगे नहीं, बस क्या तुम ये याद रख लोगे, एक इंपॉर्टेंट अलजेब्रा जो स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में काम आएगा, गारंटीड आएगा, और जब आएगा तो मुझे याद करोगे, तुम डेफिनेटली याद करोगे, जिसने आज की क्लास अटेंड करी है।
और ये तुम्हें कहाँ मिलेगा, टर्म टेस्ट AIT, जब कोई भी एग्जाम अच्छी खासी दोगे उसमें ये तुम्हें काम आ जाएगा। ओके, तो ये अपना स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ। एक फॉर्मूला है, वहां आयोटा मत भूलना, ये आयोटा बेहद कीमती था। ओके, चलो तो आगे बढ़ सकते हैं। हाँ। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, ये भी पार्ट 2 में, बट मैं इसी बार पढ़ा दूंगा तुम्हें, ये आगे बहुत लेट हो जाएगा वरना। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा होगा, सर आपने अभी स्क्वायर रूट बताया, तो ऐसे क्यूब रूट भी हो सकता है ना, ऐसे फोर्थ रूट भी हो सकता है। तो ये चीज तो आएगी पार्ट 2। ज्यादा पड़ा हो। क्या क्या बोल रहे हो? ये पार्ट तो थोड़ा ज्यादा बड़ा होता है। नहीं, ये पढ़ेंगे अपन, क्यूब रूट और ये सब भी पढ़ेंगे, पर ये पार्ट 2 में आने वाला है, ये अभी नहीं देखेंगे इसको। अपन यूलर फॉर्म और nth रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत कुछ पढ़ेंगे, nth रूट ही पढ़ लेंगे सीधे। ठीक है, बट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये बोर्ड में भी काम आता है। पर तुम बोलोगे सर बोर्ड में तो ये दिया ही नहीं हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर में, स्टिल ये पूछते हैं। नहीं दिया है स्टिल, बोलो नहीं दिया है स्टिल ये पूछते पूछ हैं। लेते हैं। तो ये हम पढ़ेंगे, और वो इंटीजर की जो शीट है वो देखेंगे, और फिर सीक्वेंस सीरीज स्टार्ट करेंगे। इधर मैं एक चीज और बता देता हूँ, यूनिटी का मतलब क्या होता है, 1 होता है, बस ये लॉजिक समझा रहा हूँ। यूनिटी मतलब क्या होता है बेटा, 1 होता है, तो 1 का क्यूब रूट मतलब यही होगा ना। सर 3 हाँ। क्यूब रूट मतलब 3 आएंगे ना हाँ, इसमें? 3 वैल्यू आएगी। इसको मैं x से इक्वेट करता हूँ, मान लो, तो x क्यूब इक्वल टू x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसके रूट्स को ही बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसको अपन देख लेंगे, 10-15 मिनट पढ़ाऊंगा बस मैं नेक्स्ट क्लास में इस पॉइंट को। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। उसके बाद एक और कुछ बच्चे पूछ रहे थे, यूनिमॉड्यूलस का मतलब क्या होता है। बहुत इजी टर्मिनोलॉजी है, बट स्टिल यूनी मतलब होता है 1। मेरे ख्याल से कुछ बच्चों को पता ही नहीं आज तक कि यूनी मतलब 1 होता है, और मॉड्यूलस का मतलब तुम्हें पता ही है। तो अगर मैं ऐसा लिखता हूं, Z इज यूनिमॉड्यूलर, ये टर्मिनोलॉजी भी बच्चे पूछ रहे थे मुझसे, मॉड्यूलर, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिमॉड्यूलर? मॉड्यूलर ऐसा ऑफ Z इज इक्वल टू 1। तो क्या अपन ऐसा बोल सकते हैं कि Z को अपन ऐसा लिखते थे r टाइम्स ऑफ e रेज़ टू आयोटा थीटा, तो r कितना हो गया, 1 हो जाएगा। वन। तो Z को अपन ये भी लिख सकते हैं, और फिर क्वेश्चन क्रैक हो जाते हैं बहुत इजीली। ठीक है, ये हो गया यूनिमॉड्यूलस या सर यूनिमॉड्यूलर। क्यूब इसका रूट मतलब में आयोटा और 1 होगा आंसर। क्या? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आयोटा और 1। नहीं, वो अपन सब देखेंगे, अभी कुछ नहीं, ये सब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसको। ओके। ठीक है, और ये टर्मिनोलॉजी याद रखना, भूलना मत। तो अभी एक हाफ एन आवर का मैं और कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाऊंगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हाफ एन आवर में कॉम्प्लेक्स वाला भी पार्ट आएगा, और ये वाली शीट को अपन नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। जिसने नहीं करी अभी तक वो कृपया करके इस शीट को एक बार जरूर गो थ्रू करना। इसके आखिरी के क्वेश्चंस भी बहुत, मतलब ये क्वेश्चन हर एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है इसमें, हर एक एक्सपेक्टेड सर क्वेश्चन। आधे तो हिल ही नहीं रहे थे। तो बेटा वही तो शीट है ये, और ये लेवल 2 का पार्ट हो गया अपना। लेवल 2 के इंपॉर्टेंट इंटीजर टाइप क्वेश्चन है बेसिकली है। ठीक है, तो ये अपन करेंगे, इसको डिस्कस कर लेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, और जो क्यूब रूट एंड ऑल है वो भी मैं करवा दूंगा, और फिर अपन नेक्स्ट क्लास में चालू तो हो जाएगा हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर। ठीक है, मैं चालू तो कर ही दूंगा वो चैप्टर को। ओके, और उसमें भी स्टार्टिंग में तो बस वो फॉर्मूला लिखाऊंगा तो चलेगा ना एपी के, कि वो भी पढ़ाऊं एपी वापस, शायद एपी एपी पढ़ा तो हुआ है सर एक बार ब्रीफ करने कर देना, पड़ेंगे। एपी नहीं मैं सर ब्रीफ जीपी पूरा वाला। करूंगा, मैं एपी जीपी एचपी सब ब्रीफ करूंगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा, बट ब्रीफ ही करूंगा एपी को। एपी के क्वेश्चन भी करने हैं क्या 10th क्लास के, तो मैं करवा दूंगा। नहीं सर वो अरे नहीं नहीं सर वो सर, जरूरत बहुत नहीं है, प्रैक्टिस जीपी को सिर्फ कर। ब्रीफ करना। मैं सब एंड सर कर एचएमबी हार्मोनिक में। वो मैं सब करवाने वाला हूँ, वही तो पढ़ेंगे अब आगे के 6-7 घंटे, 8 घंटे अपन वही पढ़ेंगे। ठीक है, और सीक्वेंस एंड सीरीज पीआरएमओ आईओक्यूएम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए उसके लिए क्वेश्चंस भी बहुत बेहतरीन होने चाहिए। और मैंने ऐसी शीट्स बनाई है, ऐसी 2 शीट है सीक्वेंस एंड सीरीज की टर्म कैंसलेशन पे, और उन शीट से पिछले 4 साल से लगातार आईओक्यूएम में पेपर में क्वेश्चन आ रहा है 5 मार्क का। कितने मार्क का? 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा 5 जा रहा मार्क्स है। तो फ्री में ले लेंगे। हाँ, पर वो शीट जब तुम ओपन करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कितने क्वेश्चन है, पर जब वो हो जाएगी ना, तुम देखना, अभी नहीं हो पाए शायद, या 3 महीने में 4 महीने में वो जब तुम शीट कर लोगे, तुम्हारा जो एल्जेब्रिक पोर्शन है ना वो जबरदस्त इंप्रूव हो जाएगा, जबरदस्त। तुम देखना तो सही, वो ऐसी शीट है और वो कहीं नहीं मिलेगी,
कहाँ मिलेंगे वैसे टाइप के क्वेश्चंस तुम्हें? दो जगह, या तो IIT पेपर में, एक तो क्लास नोट्स में और एक हाँ, IIT। हाँ या तो अपने वो शीट्स में मिलेंगे या तो वो, और ये बहुत मेहनत से शीट्स बनी है, ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूं तुम इन शीट्स को शायद सीरियसली ले रहे हो, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम दुनिया भर की किताबें तो सॉल्व नहीं कर सकते। तुम कहीं और एक्स इंस्टीट्यूट में पढ़ोगे तो वो बोल देंगे इसमें से कर लेना, हो जाएगा, इसमें से कर लेना, पर तुम नहीं कर सकते हो, तुम्हें भी पता है रियलिटी में तुम सब चीजें ये सब नहीं कर सकते हो। तो मैंने तुम्हारे लिए, जो मुझसे पढ़ रहा है उनके लिए मैंने एक चीज दी है कि मैंने वो शीट्स तैयार करी हुई है, तुम बस मेरी शीट्स कर लो, तुम्हारा आईआईटी हो जाएगा। तुम मत करो, मैं नहीं मानता हूं कि तुम्हारे पास वक्त की कमी है, पर ऐसे तो टाइम निकालो कि रोज 5 क्वेश्चन शीट्स के कर लो, तुम 5 से 10 क्वेश्चन कर सकते हो ना? इतने 5 से 10 क्वेश्चन तो शीट से कर सकते हो। तो अगर रोज के 5 से 10 क्वेश्चन भी करते हो शीट से, अपार्ट फ्रॉम द लेक्चर नोट्स एंड मॉड्यूल, तो हफ्ते भर में, एक महीने में तुम देख लो 200 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आईआईटी लेवल के तुमने पढ़ लिए। तुम क्यों बोलते हो कि सर मेरे से होती ही नहीं शीट? अरे मैं बोल रहा हूँ 4-5 घूमते फिरते एक दिन में कर लो, लिख लिख के। छोटे छोटे प्रोसेस से भी चलोगे ना तो एंड में जाके बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है? चलो खैर, बाकी तो तुम्हारी जैसी मर्जी, तुम करना। ओके, जिन बच्चों को बोला है वो 7 o'clock के बाद मुझे कॉल करेंगे, ठीक है? चलो, सर आप कल के लिए कुछ बताने वाले थे? आपने मेरा नाम लिया मैं था कि उस टाइम नहीं 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 सिद्धि, मैं ग्रुप में लिखने वाला हूँ कल के क्या क्या तुम करना है तुम्हें, ताकि टाइम वेस्ट नहीं। ओके, चलो, थैंक यू, थैंक यू सर वेरी आपने उसमें मेरा नाम लिया था कि नहीं 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 नहीं। ओके, चलो, थैंक यू, थैंक यू सर, बाय सर। बाय सर। Thank you, sir. Bye. थैंक यू। बाय सर।